गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, राइट। जैसे कि हमें पता है कि कल हमारे देश में 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो आज हम उसके बारे में, उसके जो हाइलाइट्स हैं उन पर बात करेंगे और फिर हम इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, राइट। चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से पूरा का पूरा। आज सिर्फ एक गेस्ट देखते हैं, एक तरीके का स्नैपशॉट देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या है और ये इकोनॉमिक सर्वे किस किस से रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहली बात, कुछ बातें आप लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक सर्वे पहली बार हमारे देश में 1951-52 में पेश किया गया। तो सबसे पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 1951-52 में आया। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पहले बजट के साथ ही आता था। तो जब सरकार बजट लाती थी तो उसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आ जाती थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1964 में 1964 में पहली बार ये देखा गया कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से एक दिन पहले आने लगा। और आज हमारे देश में जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट के एक दिन पहले, मतलब अगर हम आज बात करें तो टुडे इज 1 फरवरी 2023, आज 11 बजे हमारा बजट का सेशन स्टार्ट होना है। तो उससे पहले हम लोग आज बजट को लाइव देखेंगे। उससे पहले ये 11 बजे तक हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के क्विक स्नैपशॉट पर कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है। इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट और आपको पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमारे जो इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, उसका इकोनॉमिक्स डिवीज़न है एक, राइट। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है वो तैयार करता है इकोनॉमिक्स डिवीज़न ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। तो हम कहेंगे कि जो नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए वो है वित्त मंत्रालय का इकोनॉमिक्स डिवीज़न। बोलो जी, क्लियर है। इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे पहले क्या होता है कि जैसे कल हमने देखा कि राष्ट्रपति साहिबा मुर्मू जी ने क्या किया कि इकोनॉमिक सर्वे पेश होने से पहले एक जॉइंट सिटिंग होती है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। उसमें लोकसभा के स्पीकर, और आप लोगों को ये पता ही होगा कि राज्यसभा के जो हेड है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अरे बोलो यस। तो कल इन द प्रेजेंस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हेड भी कह लो आप लोग, कि चाहे हम ऐसे कह लें कि लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं, अरे बोलो यस, एंड साथ में जो राज्यसभा के जो हेड है और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द लोकसभा स्पीकर अमंग ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी लोकसभा एंड राज्यसभा, कल हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने सबसे पहले एड्रेस किया ज्वाइंट सिटिंग को। उसके बाद क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने टेबल्ड किया इकोनॉमिक सर्वे को, और इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड होने के बाद तकरीबन 2 बजे कल फिर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, कौन है दोस्तों, वी अनंत नागेश्वरन। तो जो वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, उन्होंने इसको पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किया। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 क्या कहता है। इससे पहले हम लोग ये बात पहले ही कर चुके कि जब भी हमारे सामने ये आएगा इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है कि जो एक वर्ष पहले का जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है, तो अभी हम हैं 2023 में। तो अगर हम बात करते हैं तो जो बजट आएगा वो आएगा 2023-24 के लिए, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है वो किसका रहता है, 2022-23 का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हमें ये बताएगा कि हमने जितने महीने कंप्लीट कर लिए। अभी हमने अप्रैल से अगर हम बात करें तो अप्रैल से हमने लगभग जनवरी तक कंप्लीट किया है। तो सरकार के पास जो आंकड़े जहां तक के उपलब्ध हैं, मान लो कुछ आंकड़े दिसंबर तक के हैं, कुछ आंकड़े नवंबर तक के हैं, तो उन सारे आंकड़ों को सरकार प्रस्तुत करती है और लोकसभा और राज्यसभा में जब ये लाइक टेबल्ड होता है और इसको बताती है कि हमने पिछले जो वर्ष हमने बिताया उसमें हमने कितना खर्चा कहाँ से किया और कितना पैसा कहाँ से आया, किस किस स्कीम्स पे कितना लगाया, कितना सरकार का तमाम सारे मुद्दों पर बात करती है। एग्रीकल्चर का सिनेरियो क्या रहा, इंडस्ट्री का क्या रहा, सर्विसेज का क्या रहा, हमारे डेफिसिट्स कैसे रहे, बोरोइंग्स कैसी रही, हमारे देश में बैंकिंग ने कैसा काम किया, इन तमाम मुद्दों पर ये बात करता है। तो आइए दोस्तों
चलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें हमने देखा कि इसमें कहा कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है लगभग 6 से, अगर हम बात करें 6.8%। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है इंडिया टू विटनेस जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6% से 6.8%। तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 2023-24 जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, इसमें प्रोजेक्टेड जीडीपी जो इंडिया की होने वाली है वो लगभग 6 से 6.8 तक। लेकिन जो आईएमएफ है, अभी कल हमने आईएमएफ का आउटलुक रिपोर्ट भी पढ़ी, उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, हमारा आरबीआई है, वो कुछ ऐसा कह रहा है कि लगभग 6.5 से अपर हाफ में रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो होने वाला वो लगभग 6.5 से 7% के बीच में देखा जा सकता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 2023-24 में हो सकता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से लेकर 6.8% तक हो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ग्लोबली। तो साथ में ये भी कह दिया कि उस पर ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड वाइड वैश्विक रूप से कि किस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस रहती हैं। जैसे हमने बार बार देखा और आप सब जान रहे हैं कि पॉलिटिकली रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है। इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में देख लो, यूएस में देख लो, हायर इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन, कम ऑन, यस और नॉट। और हमने इससे पहले अभी प्री पैंडेमिक से हम निकल कर आए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, लेकिन अगर सारी कंडीशन सही रही तो लगभग 6.8 और 6 के बीच के रेंज में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। दिस इज द एंटायर स्नैपशॉट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। ये हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इंडियन इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट दिया है इसने। आइए दोस्तों इस स्नैपशॉट को एक एक करके थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बारीकी से। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि इसने कहा कि जो प्रोजेक्टेड 2023-24 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग कितना हो सकता है 2023-24 का, याद रखना है 6 से 6.8% तक, राइट। और ये भी जो है वो है इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दो तरीके से जीडीपी की बात करी थी, एक रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब है जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पे निकलता है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। कछु समझ में आ रहा हो? कितनों? तो ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें, ये देखिए 2022-23 चूंकि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है क्योंकि ये तो 31 मार्च 2023 में होगा, तो 2022-23 में यहाँ पे डबल स्टार लगा है और डबल स्टार का मतलब है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, एई एडवांस एस्टिमेट्स। तो मैंने दोस्तों एक बार आप लोगों को एई, पी ये सब चीजें बताई थी। तो जहां पे लिखा है पीई, इसका मतलब होता है प्रोविजनल एस्टिमेट। प्रोविजनल एस्टिमेट क्या होता है कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, जब हम उसके बारे में बात करें तो उसे बोलते हैं क्या? प्रोविजनल एस्टिमेट्स, पी। और जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है, अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने के, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, वित्तीय वर्ष खत्म होने के 2 महीने पहले जो आंकड़े आते हैं उसे हम बोलते हैं पहला एडवांस एस्टिमेट्स। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों ये कह रहा है कि लगभग इस साल हमारे देश का जो जीडीपी है वो कितना हो सकता है? देखो यहाँ साफ साफ मेंशन्ड है एट कांस्टेंट प्राइसेस इन परसेंटेज। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा ये परसेंटेज में है और वो भी रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्राइसेस। तो दोस्तों ये सब मैंने पहले आपको डिक्लेयर कर दिया था कि वंस वी विल हैव अ वंडरफुल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, सो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जैसी चीजों में एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोग को समझ में नहीं आए। कम ऑन, यस और नॉट ना। इसके अलावा अगर हम 21-22 में अगर हम देखते हैं तो 21-22 का भी जो प्रोविजनल एस्टीमेट है वो कहता है कितना परसेंट रहा है, राइट। तो आपको याद आ गया, मैंने कहा था कि हर साल के बजट में 3 सालों के आंकड़े होते हैं। कम ऑन, यस और नॉट। तो ये देखिए 2023-24 आने वाला वित्तीय वर्ष, 2022-23 इस वित्तीय वर्ष में चल रहे हैं और इससे पहले वाला वित्तीय वर्ष। कम ऑन, यस। तो दोस्तों इन सबसे पहले तो हमने देखा था कि कोविड से पहले हमारी सिचुएशन कुछ यूं थी 19-20 में 3.7%। फिर हमने देखा कि कोविड में -6.6% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है।
फिर हमने आते आते जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो अब हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है, जरा ध्यान से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि वी हैव अचीव्ड और वी हैव एक्सेलरेटेड वही इकोनॉमिक ग्रोथ जो प्री पेंडेमिक फेज में थे, जो हमारे पेंडेमिक से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हमने ऑलमोस्ट वही अचीव कर ली है। तो पहले हम लगभग यहाँ थे, अभी यहाँ पे होने वाली ये पॉसिबिलिटी है। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉक में अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो अगर हम बात करें अपने देश का फिस्कल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटा की, तो फिस्कल डेफिसिट आपको पता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू अदर देन व्हाट बोरोइंग्स। बोलो, याद आया? तो फिस्कल डेफिसिट टेल्स अस हाउ मच मनी नीड्स टू बोरो टू रन द कंट्री। यही होता है फिस्कल डेफिसिट, कि सरकार को कितने राजस्व की जरूरत होगी देश, या ऋण देने की जरूरत होगी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में 2022-23 का जो एस्टीमेट है, जो बजट एस्टीमेट्स है डबल स्टार, तो मतलब होने वाला जो अगर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं लगभग कितना होगा 6.4%। लेकिन अगर इस साल का जो प्रोविजनल एस्टीमेट कह रहा है वो कह रहा है कितना है 6.7%। अब आपको एफआरबीएम एक्ट का याद होगा, तो एफआरबीएम एक्ट का टारगेटेड कितना है, एफआरबीएम एक्ट ने कितना इसको टारगेट किया है कि कितना हमें अचीव करना है 22-23 तक 3%। बोलो, याद आया? और रेवेन्यू डेफिसिट कितना 2.5%। बोलो, याद है? तो दोस्तों हमारा अब हम अगर इस तरह से यहाँ नीचे जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम टारगेट के दिशा में हैं और हो सकता है हम टारगेट को अचीव कर लें। पेंडेमिक के दौरान 2020-21 में हमने देखा इट वाज वेरी हाई 9.2%, उससे पहले लगभग 4.7% था। तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट का सिनेरियो है। अच्छा हाँ, इस बार हमने देखा कि सरकार ने कहा, ये तो हम समझ रहे हैं 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में अगर हम बात करें, थोड़ी सी यहाँ पर गौर करने की जरूरत है, ये पूरा इमेज नहीं है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ये G20 का भी सरकार ने लोगो लगा के दिया है। द रीजन इज व्हाट? क्योंकि दोस्तों भारत इस साल प्रेसिडेंशियलशिप में है। जीडीपी जो G20 नेशंस हैं उनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इस बार 2022-23 में हम देखेंगे कि G20 का यहाँ पर इंडिया में एक मीट होने वाला है, कमॉन यस नॉट, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। सो इसलिए हमने G20 का भी लोगो यूज किया है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। चलिए, अपार्ट ऑफ दैट, इसके आगे अगर हम थोड़ी सी और बात करें, सो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की अगर हम देखें दर, तो ये देखिए ये हमें बता रहा है, ग्रीन कलर जो है वो सीपीआई के बारे में इंडिकेट कर रहा है, और ब्लू कलर किसके बारे में, डब्ल्यूपीआई। जल्दी से मुझे ये बता दें कि इंडिया का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन है वो कितना है? शाबाश, कितना है दोस्तों? 4% ±2%। दिस इज द टारगेटेड इन्फ्लेशन रेंज इन आवर कंट्री। तो अगर हम बात करते हैं जो सीपीआई है वो देखा गया कि 6.8%, लगभग 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर रहे हैं। तो अभी हम इसके अलावा भी अंदर चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार ये देखा गया कि जो नवंबर या दिसंबर में जो टारगेट रेंज के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है। इसके लिए हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने बहुत सारे काम किए हैं। लगभग हमारे देश में जो पॉलिसी रेट्स है उसमें 225 बेसिस पॉइंट हमने इस साल इंक्रीज किया है। 225 बेसिस पॉइंट बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो दिस इज द बिगेस्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई साइमल्टेनियसली। इससे हमने इन्फ्लेशन को एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब नॉट फाइनेंशियल ईयर बट कैलेंडर ईयर, तो एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर हमने उसे अचीव करने में पूरा को जी जान लगाकर उसे अचीव भी कर लिया है। तो अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज कितना हमारा इन्फ्लेशन सीपीआई रहा है 6.8, क्योंकि डब्ल्यूपीआई से हम लोगों को मतलब है नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई क्योंकि ये काम में आता नहीं, क्योंकि इंडिया में जब इन्फ्लेशन को हमें डिक्लेयर करना हो तो मेन इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? सीपीआई कंबाइंड। बोलो जी यस। सो दिस इज इनफ नाउ। सो दिस डेटा इज फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2022।
2022। सो दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो ये हमारे इन्फ्लेशन का हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है, साथ में हमने जीडीपी का सिनेरियो देख लिया, फिस्कल डेफिसिट देखा। आइए चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें तो हमारा, और एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमने लगभग 625 बिलियन डॉलर का रिजर्व हमने अपना मेंटेन किया था, और वो अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, 625 बिलियन डॉलर। कम ऑन यस। लेकिन चूंकि हमने रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हायर इन्फ्लेशन अमंग द लाइक यूएस और यूरोपियन कंट्रीज, तो इस वजह से हमने देखा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से कम हुए और इंपोर्ट्स थोड़े से बढ़े। तो हमारा जो रिजर्व है फाइनली 2022-23 में आकर कितना हो गया है, 563 बिलियन डॉलर। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस समय का। अगर हम बात करते हैं तो हम लाइक अगर हम 21-22 में ये कह रहे हैं कि एवरेज कितना था 607, लेकिन हमने 625 बिलियन डॉलर तक टच कर लिया था। तो अभी भी अगर हम बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अभी आपको पता है श्रीलंका ले लो, आप पाकिस्तान ले लो, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऑलमोस्ट, जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से जब खत्म हो चुकी है तब भी हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो हमारे देश के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी सरकार को पूरा बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, इससे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाए हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश की इकोनॉमिक हालातों को कुछ इस तरीके से बता रहा है कि हम लोग नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, बट एवरेज, मोर देन गुड से हम थोड़े से ऊपर ही हैं और बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में है। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बताता है कि हम लोग कोई भी इकोनॉमिक स्टेप ले सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और इससे हमारे देश का जो आगे हम लाइक एक टॉपिक की बात करेंगे जिस पर हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD। तो वो एक थोड़ा समस्या है क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारे बस इतना याद रखिएगा कि हमारे लाइक 22-23 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसतन देखा गया फाइनली, वो ये देखिए दिसंबर एंड का डेटा है ये, तो दिसंबर एंड में फाइनली कितना हमारा रिजर्व है, 563 बिलियन डॉलर, राइट। चलो ना, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब आइए एग्रीकल्चर पर। अगर हम एग्रीकल्चर एंड लीड एक्टिविटीज की बात करते हैं, कृषि एवं उनसे संबंधित गतिविधियां, तो जो कृषि और उनसे संबंधित गतिविधियां हैं वो कह रही हैं, ये दिखा रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ GVA, जिसके बारे में हमने बात करी थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कितना योगदान रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शायद आप लोगों को याद होगा। कम ऑन यस। तो अगर हम बात करते हैं वो भी एट BP, बेसिक प्राइस, मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, बोलो याद आया ना। तो ये है GVA बेसिक प्राइस। तो हमने देखा कि 2022-23 में ये कह रहा है, 2022-23 में ये कह रहा है, पहला एडवांस एस्टिमेट है कि लगभग 3.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखा गया एग्रीकल्चर में। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देखा गया। तो अगर हम बात करें तो पिछले साल से तब भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर हम ये जो 3% आप लोगों को दिख रहा, और ये प्री पेंडेमिक हमारा ये था 5.5%, तो हमारे एग्रीकल्चर को भी पेंडेमिक ने हिट किया है, लेकिन अभी हम रिकवरिंग स्टेज पर है। एवरीवन बोलो यस। लेकिन हम गौर से एक चीज देखें कि पेंडेमिक के दौरान भी 2020-21 में जब पेंडेमिक चल रहा था, कोविड-19 बहुत चरम सीमा पर था, उस समय भी हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारी अदर एक्टिविटीज तो बंद थी इकोनॉमी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी इंडस्ट्रीज, लेकिन एग्रीकल्चर में काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो हमने पेंडेमिक में सबसे अच्छा ग्रोथ जो देखा वो सिर्फ एग्रीकल्चर में देखा, अपार्ट ऑफ अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्री एंड सर्विसेज से अच्छा जो ग्रोथ रेट रही वो यही रही। लेकिन अभी हम ऑन ट्रैक पर हैं, ये ग्रोथ के सिनेरियो में दिख रहा है कि लास्ट ईयर अगर हम 3 से 3.5 पे आए हैं, सो दिस इज द गुड इंडिकेशन कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर भी मजबूत हो रहा है, बिकॉज इट इज द सेक्टर विच प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू द अदर सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कम ऑन यस। तो ये जो एक ऐसा क्षेत्र है जो अन्य दूसरे क्षेत्रों को कच्चा माल देता है, ऑल अदर सेक्टर्स, बोथ द सेक्टर्स डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर ओनली। कम ऑन यस ना। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर का सिनेरियो लगभग 3.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा है
इसके अलावा आइए इंडस्ट्री पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है, यहाँ पर भी हम जीबीए पर बात कर रहे हैं, बेसिक प्राइसेस पर। तो आप याद करो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हमारी गवर्नमेंट अब जीडीपी को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए अब जीबीए पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि वी ट्राई टू अडॉप्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन आवर कंट्री सो दैट कि हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं तो जो एसएनए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट यूनाइटेड किंगडम, याद है यूएन यूनाइटेड नेशन 2008, तो हम उसे अडॉप्ट कर लिया 2015 में, और फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स वी हैव मोर फोकस ऑन जीबीए रादर देन जीडीपी। अगर आप 2015 से पहले का सिनेरियो देख रहे थे तो यहाँ पे आपको जीडीपी मिलेगा, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट किस पर बात कर रही है, जीबीए एट बेसिक प्राइस। बोलो क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें तो आप जरा ध्यान से देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी देखी गई कितनी, 4.1% की। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक ट्रेमेंडस झटका इंडिया की इकोनॉमी को ये लगा है कि अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले जब 21-22 में बात कर रहे थे तो हमने 10.3% की ग्रोथ रेट देखी। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि 10.3% से 4.1% इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट क्यों पड़ा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2021-22 में क्या हुआ कि कोविड जब अनलिफ्ट हुआ, जब कोविड का बैन अनलिफ्ट हुआ तो अचानक से प्रोडक्शन इंडिया में क्या हुआ, बूम हुआ। तो जब अचानक से प्रोडक्शन बूम हुआ था, इस वजह से ये 10.3% की ग्रोथ रेट हमने देखी थी। उससे पहले ड्यूरिंग कोविड हमने -3.3% देखा। इसका मतलब प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं और नेगेटिव में भी चले गए। लेकिन अभी क्या प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो रहा था, तो उसी को स्पीड में पेस बनाए रखते हुए तो 22-23 का निकल के आया 4.1% का। क्या ये पॉइंट समझ में आया ये वाला कि वो तो कोविड पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ, अचानक से इंडस्ट्रियल बूम हुआ, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ाया गया, जो भी प्रोडक्शन रुका हुआ था दैट वाज लाइक 10.3%, इसलिए रीजन था। और यहाँ पर हमने सिर्फ 4.1 देखा। लेकिन अगर 4.1 भी है तो अभी हम कहेंगे दैट्स बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो दोस्तों जो ग्लोबली यूक्रेन और रशिया वॉर हो रहा है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, इस वजह से द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल पर भी बहुत बड़ा समस्या चल रही है। कमॉन यस, हमने देखा भी पीछे कुछ हमारे इकोनॉमी में देखने को मिला, लगभग अगस्त सितंबर का सिनेरियो था कि इंडिया में जो लाइक पेट्रोलियम था वो मिलना ही बंद हो जा रहा था, और लगभग लाइक दोपहर के बाद से ही पेट्रोल पंप बंद होने लग रहे थे। सिर्फ केरल वॉज डूइंग वेरी गुड इन दैट, हमने ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़े। तो अगर हम लोग बात करें तो जब पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, पेट्रोलियम में दिक्कत आएगी, पेट्रोलियम की सप्लाई में दिक्कत आएगी, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या होगा, गिरेगा। So these are the tremendous or various factors behind that. Whenever you are going to write the mains exam, you have to mention all these points very legibly, right? चलो, इसके बाद हम अगर सर्विसेज की कंडीशन देखें कि हमारे सेवा सेक्टर में क्या रहा है, सेवा क्षेत्र में क्या रहा है, तो आइए बात करते हैं अपने सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस सेक्टर की अगर हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो 9.1% है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष से अभी बूम ही है। सो यहाँ पर तो हम अच्छा कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, नाउ दे आर स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। इनका जो ग्रॉस एनपीए है लाइक बैंकिंग सेक्टर का, वो भी बड़ा कम हुआ है। हम बेसल नॉर्म्स को बहुत टाइटली अपने देश में लागू कर रहे हैं। तो ये दिस इज द क्विक स्नैपशॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर ये स्नैपशॉट आपको समझ में आया तो इसका मतलब अब आपको इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग रही है। शायद अगर मैं डे वन आकर इन सब बातों पर आपसे डिस्कशन करता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। कम ऑन, ये सुना। चलो आइए दोस्तों थोड़ा आगे देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे और क्या कह रहा है। तमाम सारी बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार हमसे और क्या क्या बातें कर रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे सीधी सी बात कह रहा है कि द ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ, जो हमारी आशावादी समृद्धि है, ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ है, फोरकास्ट स्टेम फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉजिटिव लाइक्स, द रिबाउंड ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन गिवन अ बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपेक्स है हमारा। तो कह रहे हैं कि जो हमारी आशावादी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, और इससे हम ये लाइक फोरकास्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे सकारात्मक संकेत हमारी इकोनॉमी को देखने को मिल रहे हैं, राइट। इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से नहीं आएगा तो आप मेंस में जीएस पेपर 3 में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी तो हम इसको सिर्फ स्नैपशॉट है, और अभी हम इसके चैप्टर बाई चैप्टर इसके एनालिसिस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर बाई चैप्टर्स भी।
तो इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि कह रहा है कि ये देखो आप क्या लिखा है, रिबाउंड ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन गिवन अ बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इस सेंटेंस को समझने की बहुत जरूरत है। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब आप लोग जीडीपी की डेफिनेशन याद करिए, तो जीडीपी का मतलब होता है C + I + G + X - M। बोलो याद आया? C का मतलब क्या है? कंजम्पशन। तो प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब है द इंक्रीजिंग डिमांड। दोस्तों जो हमारे देश में लाइक प्राइवेट कंजम्पशन गिविंग अ बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है जब हमारे देश में डिमांड होगी तभी जाके प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी क्या होगी? ज्यादा। तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हमारे देश में जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो भी देश में बढ़ी है। कछु समझ में आ रहा हो? ये ऐसे ही हम बोलत जा रहे हैं, लग रहा हो भाषण चल रहा है और दर्शकों की तरह तुम लोग बैठे हो। कछु समझो पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का? चलो तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रही है। अब मुझे इतना पढ़ाने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे टर्म आया तो इनका नाम क्या है? आंचल। आंचल को ये कछु समझ में नहीं आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो, आ रहा समझ है? तो अब ऐसे ही हो, कहूँ कहूँ आओ, कहूँ कहूँ ना आओ, तो जो ही है। अरे बोलो यस है। चलो रोज आ रहे, देखो पूजा को समझ में आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूजा आया क्या होता बताइए? पूंजीगत व्यय होता है ना, जल्दी बताओ। जब हम ना एक्सपेंडिचर पर ज्यादा व्यय करते हैं। कान में गला तुम्हारे कभी ना? तो कौन बताएगा? राहुल, विकास? तो मैं कुछ समझ में नहीं है, तुम्हारा नहीं जान जितनी एसेट्स लायबिलिटी जो का होता है, तो जो कभी तमाशा चल रहा कहते हैं कि जब मन हो मुंह उठा के चले जाओ क्लास ले लो, और जब मन हो तो मुंह उठा के घर ही पे बने रहो। और इन लोगों ने तो ड्रामा बना लिया पूजा और सिखाने, जब टहल टहल के आएंगी और 10:30 बजे एंट्री करेंगी जब क्लास चल रही होगी बीच में, है ना? तो मैडम आंचल तैयारी कर रहे हैं आप सिविल सर्विसेज की, खल्लासी की नहीं, है ना? कि जब मन आए जब क्लास ले लो, जब मन आए ना लो। दिस इज यू विल नॉट गेट एनीथिंग रादर देन गेटिंग, यू विल लॉस्ट व्हाट यू हैव। कम ऑन यस, कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग रेस्पॉन्स करेंगे, तो फिर क्या है जो आता भी होगा ना वो भी भूल जाओगे साइंटिफिकली। यस, इसलिए कल से क्लास में मत आना। सही कह रही? हाँ। तो देखो दोस्तों, तो जो हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इट इज अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इससे एसेट्स क्रिएशन होगा, परिसंपत्ति का निर्माण होगा। अब जी जानते ही नहीं है भैया का हो, तो तुम बस ऐसे देखा रहो है। तो इसके साथ साथ नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज इनेबलिंग पीपल टू स्पेंड ऑन, जस्ट गिव मी, on like contact based services such as like restaurants, hotels, shopping malls, cinemas, as well as the return of migrant workers to cities to work in construction sites, leading to a significant decline in housing market inventory, the strengthening of the balance sheets of the corporates, a well capitalized public sector banks ready to increase the credit supply and the credit growth to the micro, small and medium enterprise sector, to name the major ones. दोस्तों, this article is saying that कि हमने ये देखा कि हमारी जो सरकार है उसने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन कवरेज किया। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आप सभी को वैक्सीनेशन हो गया होगा, तो इंक्लूडिंग मी। तो सबने 2-2 डोसेज लगवाए? जी सर। एक्स्ट्रा डोज भी लगा क्या किसी को? है कुणाल, तुम्हें एक्स्ट्रा भी लगवाया था? है एक नहीं लगा। कल से तू क्लास के बाहर रहना। तो
अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो भारत में ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से हो चुका है। इस वजह से जो सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं लाइक ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब ओपन हो चुके हैं। और इसकी वजह से हमारे देश में एक तो ये फायदा रहा कि सर्विस सेक्टर प्लेड वेरी वेल। इसके साथ साथ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हम लोगों ने सबने पता ही है कि माइग्रेंट वर्कर्स अपनी अपनी जगहों से अपने अपने गांव तक लौट गए थे। तो अब जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है तो माइग्रेंट वर्कर्स ने भी वापस माइग्रेट करना शहरों पर शुरू किया है। और साथ साथ ये भी देखने को मिला है इस वजह से जो हाउसिंग इन्वेंटरी है, मतलब जो नंबर ऑफ हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन भी हमारे देश में बढ़ा है, राइट। कंस्ट्रक्शन भी बढ़ा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी बैलेंस शीट्स मजबूत हो रही है। बैलेंस शीट्स मजबूत होने का मतलब है कि एसेट्स आर बिकमिंग गुड देन द लायबिलिटीज, राइट। बैलेंस शीट दो चीजों से रिलेटेड होती है, एक एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। तो मतलब इनके एसेट्स मजबूत हो रहे हैं। साथ में जो हमारी बैंक्स हैं, देखो साफ साफ लिखा है वेल कैपिटलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दोस्तों जो पूंजी जो हमारी सरकारी बैंक्स हैं, सार्वजनिक बैंक्स हैं, कितनी है? 12। तो जो सार्वजनिक बैंक्स हैं उनकी जो पूंजी है वो भी उनके पास बहुत अच्छे से, इससे वो क्या कर पा रहे हैं? क्रेडिट सप्लाई कर पा रहे हैं। जिससे हमने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन, बोलो याद आया? तो जिसमें हमने पढ़ा था लाइक क्रेडिट क्रिएशन में मनी मल्टीप्लायर, मौद्रिक गुणांक ना। इससे क्या हुआ है? इससे साथ साथ जो लाइक जब ये क्रेडिट अच्छे दे रही हैं तो कंपनीज को तो फायदा हुआ है, साथ में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। क्या इतनी बात समझ में आई? सो इस तरीके से तमाम सारी बातें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे हमसे कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सर्विसेज, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि अब देखो जैसे ये आया सर्विसेज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ। अब मेंस में एक क्वेश्चन छप गया कि कुछ भी एक क्वेश्चन होगा और लास्ट में होगा एलैबोरेट हाउ द सर्विसेज आर द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको अब डिफाइन करना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि जो सेवाएं हमारे देश में वो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ है, मजबूती का स्रोत है। कैसे? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ आप लोगों को याद है कितनी है? 9.1% की है, बोलो जी यस। तो 9.1% बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हमने देखी है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट इन द सर्विस सेक्टर। साथ में दूसरी बात जो लाइक पीएम लाइक क्या लिखा है? पीएमआई सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022, राइट। तो जो प्रधानमंत्री इनिशिएटिव सर्विसेज में अगर हम बात करते हैं विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन, तो जो लाइक जैसे जो भी लाइक प्राइम मिनिस्टर आपने देखा बहुत सारी जन आरोग्य योजना वगैरह वगैरह इतनी सारी जो स्कीम्स है प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव सर्विसेज जो है। इसके साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस अबव 16% सिंस जुलाई 2022। अगर हम बात करें कि जो क्रेडिट ग्रोथ है सर्विसेज में वो भी क्या हुई है? बढ़ी है। इसके साथ साथ 75 डीबीयूज बनी है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, क्योंकि भारत 75वां लाइक आज़ादी मना रहा है तो 75 वर्ष हमने कंप्लीट किए, तो हमारी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई हैं, जहां पर पेपरलेस बैंकिंग होती है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिजिटली, सारे काम यहाँ पर अलग अलग ऐसी यूनिट्स बनाई हैं जिसमें क्या है? सारे काम डिजिटली किए जाते हैं। लाइक आपको जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कैसे प्रोवाइड होती हैं? डिजिटली, राइट। इसके अलावा फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्केंडाइज। जब भी वर्ड आए मर्केंडाइज, तो मर्केंडाइज का मतलब होता है हमेशा गुड्स से। किससे मतलब होता है? गुड्स। तो अगर हम बात करें फैशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, जनरल मर्केंडाइज, टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2027। तो ऐसा सरकार को अनुमान है कि 2027 तक लगभग जो फैशन हो गया, जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? कपड़े शपड़े सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बोलो जी यस। साथ साथ जो ग्रोसरी, देखिए ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज हमारे इंडिया में है। तो अभी लाइक अगर मैं अपने दिल्ली में अपनी बात करूं तो सिर्फ 7 से 8 मिनट में ब्लिंकिट की डिलीवरी घर पर हो जाती है। अभी यहाँ पे ऑर्डर करूं 7 to 8 मिनट्स, बस घर पे डिलीवर्ड। इतनी फास्ट सर्विसेज ग्रोसरी
साथ में जनरल मर्केंडाइज कुछ और आपको आइटम खरीदने हैं, तो इनका देख रहे हैं कि टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स, तो लगभग इंडिया की ई कॉमर्स का लगभग 2/3 अगर हम बात करें, लगभग 75%, 2/3 की अगर हम बात करें, मोर देन 66% के लगभग क्या है ई कॉमर्स मार्केट कैप्चर कर लेगा 2027 तक, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव सर्विसेज। ये परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ओ सॉरी भाई, मैं कह रहा ये क्या है। सो पीएमआई का मतलब है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ध्यान समझ लो ये क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो दिस इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, हमें ये बताता है कि जितने भी एक सर्वे किया जाता है उसमें ये बताता है जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनसे ये सर्वे कंडक्ट करा के ये देखा जाता है कि फोरकास्टिंग कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो आगे कैसी होने वाली है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं अगर वो कह रहे हैं कि उनके कंपनीज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, डिमांड कैसी होगी इकोनॉमी में, कम ऑन यस। तो जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये बताता है कि जो प्रोडक्शन लेवल, आप सरल भाषा में समझ लो, वो देश में कैसा चल रहा है, कंजम्पशन डिमांड देश में कैसी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022, मतलब ये पॉजिटिव साइन है इसमें भी। सर्विस सेक्टर ये हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया है कि 2022-23 में कितना रहा है, 9.1%, तो ये सब हमने बात कर ही ली है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मैडम निर्मला सीतारमण, टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इन द पार्लियामेंट यस्टरडे, which projected a baseline GDP growth rate of 6.5% in the real terms in financial 2024, तो मैंने कहा 6.5 से 7 के बीच में रहेगी। The projection is broadly comparable to the estimates provided by multilateral agencies, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो सेम कंपैरिजन में है, जैसे बड़ी बड़ी लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, RBI, ये सब ने प्रोजेक्ट किया है इसी तरीके से। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है कि लगभग 6 से लेकर 6.8% तक 2022-23 में हो सकता है हम 7% तक अचीव कर लें, अभी सिर्फ फर्स्ट एस्टीमेट है हमारा। लेकिन 2021-22 जो हमने 21-22 में प्रोविजनल एस्टीमेट है वो 8.7% का है। चलो, लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ एंड फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा काम है, इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं अलग से ही, बोलो क्लियर है। और डेफिनेटली इस बार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेंस में क्वेश्चन होगा, तो जब अगर मैंने बोल दिया जब होगा तो 100% होगा, राइट। तो ये हम लोग अलग से इस चैप्टर को देखेंगे, पूरा पूरा एक चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, तो हम पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे कि फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आप बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे देश में पिछले साल ही लॉन्च किया गया, जिसका हमने नाम दिया पीएम गति शक्ति। एवरीवन, क्या नाम दिया? पीएम गति शक्ति। इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, तो कह रहे हैं सीमलेस मूवमेंट पीएम गति शक्ति में हमने 8 या 9 आई थिंक बड़े बड़े कोर सेक्टर्स को लिया है, रोड्स, रेलवेज, कम ऑन यस, तो इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, इनसे लोग जो नेशनल पाइपलाइन वगैरह है, तो इन सबको हमने इसमें शामिल किया है। लिखा सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, तो इसी में हम लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब वंदना, लॉजिस्टिक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, सो दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। बड़े बड़े जो ट्रक चलते हैं एक जगह दूसरे गुड्स ले जाते हैं, इसी में हम मल्टी मॉडल पार्क भी बना रहे हैं, कम्युनिकेशन, तो इसमें हम बहुत सारी लाइक ऐसे डेवलप्ड एरियाज डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम बड़े बड़े लाइक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा पाए, तो इन सब पे बहुत सारा काम हमारे देश में चल रहा है। इसके साथ साथ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विद 9.0 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी चल रहा है, ये भी प्रोजेक्ट आपको पता होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बता रही है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कम ऑन यस। तो इन दोनों को आपको आज ही घर पे जाकर रीड करना है, पीएम गति शक्ति और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये दोनों चीजें आप लोग पढ़िएगा इन डिटेल। और जब हम चैप्टर वाइज
इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब भी हम इनके बारे में फिर से बात करेंगे। कम ऑन, यस, चलता। इसके अलावा देखिए ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटल बुनियादी ढांचा, तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कह रहा है यूपीआई टच्ड इट्स हाईएस्ट एवर मार्क विद 782 करोड़ ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2022। तो मतलब हमने ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है कि लगभग हमने 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो भी सिर्फ दिसंबर 2022 में, वो भी यूपीआई से। तो दिस इज टेलिंग अस अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कम ऑन एवरीवन, क्लियर? नाउ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, तो ये इसी में आ गया है। कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स, ये भी हो रहे हैं, डबल करने वाले हम 8 साल में, कि जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं हमारे बंदरगाह हैं, इनकी जो कैपेसिटी क्षमता है उसको हम अगले 8 सालों में दुगना कर देंगे। तो ये भी हमारा लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, तो दोस्तों ये आपको ओएनडीसी के बारे में पता होगा, अगर नहीं है पता तो ये भी अपने घर के लिए काम लिख लो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी क्या होता है, मैं सरल भाषा में आपको इसको डिकोड कर देता हूँ, ओएनडीसी क्या है। ऐसे हम देख रहे हैं कि अभी लाइक जो बड़ी बड़ी मर्चेंट्स हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, सिर्फ यही डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं, बोलो जी यस। लेकिन सरकार ओएनडीसी पर काम कर रही है। जब ये ओएनडीसी बहुत इफेक्टिवली लागू हो जाएगा तो क्या है कि जो हमारे छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, इनसे भी हम ऑर्डर करके अपने घर पर सामान मंगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इनकी बिक्री बढ़ जाएगी, तो इनकी सेल का टर्नओवर बढ़ेगा, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने लग रही होगी। तो दिस इज कॉल्ड ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अभी इस पे काम चल रहा है इंडिया में। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटाइजिंग लेंडिंग ऑपरेशंस, राइट। इसके साथ साथ कि हमारे देश में जो लोन सुविधा है वो सब लोगों को अवेलेबल हो पाए, इजी तरीके से हो पाए। सो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, जिससे हम फॉर डेमोक्रेटाइजिंग लेंडिंग ऑपरेशंस, जिसको हम जो बेसिक अगर किसी को भी लोन की आवश्यकता हो, उसकी भी लोन की आवश्यकता क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये सारे अलग अलग काम हैं जो हम इस चैप्टर को फुल्ली लोडेड डिस्कस करेंगे। द सर्वे सेज इन रियल टर्म द इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ना सर्वे कहता है क्या कि ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रिस्क इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एज अ विग्रस credit dispersal and capital investment cycle is expected to unfold in India with the strengthening of the balance sheets of the corporate and the banking sector। तो अपने आप लाइन समझ में आ रखी है ये कि हमारे जो देश में अगर जो वित्तीय वर्ष 2024 आने वाला है, इसमें लगभग उम्मीद की जाती है कि जो बैंक्स हैं वो खूब धड़ाधड़ क्रेडिट अवेलेबल करवाएंगी। उससे जो हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो बैंकिंग क्षेत्र हैं उनमें फ्लोलेस ग्रोथ देखी जाएगी। Further support to economic growth will come from the expansion of public digital platform and path-breaking measures such as PM Gati Shakti, the National Logistic Policy and the Production Linked Scheme। आप लोग इसके बारे में भी नहीं पढ़ा हो तो पढ़िएगा, PLI। आज देखते हैं, बजट 3 मिनट बाद शुरू हो रहा है, फिर अपन इसको समराइज कर देंगे। दोस्तों आज देखते हैं कि सरकार PLI पे क्या काम करती है। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है इसमें कुछ और सेक्टर्स को जोड़ेगी, राइट। ये जो सरकार ने हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम लॉन्च करी है, इसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, राइट, इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर सरकार कह रही है कि अगर आपने जो प्रोडक्शन किया और आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बिका, अगर आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बिकेगा तो हम आपको उस पर इंसेंटिव देंगे। इससे क्या होगा कि लोग प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की खपत को भी बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे देश का जो GDP है इनडायरेक्टली क्या होगा, वो बढ़ेगा, राइट। तो आज देखते हैं कुछ और सेक्टर्स को उम्मीद है PLI में जोड़े सरकार। इसके साथ साथ डिस्पाइट द 3 शॉक्स हमने देखा, एक तो कोविड-19, दूसरा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा सेंट्रल बैंक अक्रॉस इकोनॉमीज लेड बाय फेडरल रिजर्व रिस्पॉन्डिंग विद सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसी रेट हाइक्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। क्योंकि मैंने कहा US वगैरह में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई। इंडिया में ही 225 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में।
बहुत बड़ी बात है 225 बेसिस पॉइंट, कम ऑन यस और नॉट। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं तो देखो ये बात तो समझ में आ गई, 3 शॉक्स कौन कौन से हैं। तो अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द 3 शॉक्स इंडियन इकोनॉमी गॉट रिसेंटली, तो पहला तो कोविड-19, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा क्या है जो फेडरल रिजर्व यूएस की सेंट्रल बैंक जब जब अपने यहाँ रेट्स को हाइक करेगी, जब जब रेट को हाइक करेगी, तो चूंकि इंडिया उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारा एक वन ऑफ द मेजर ट्रेड पार्टनर है यूएस, कम ऑन यस। दोस्तों आप जरा ध्यान समझना, अगर यूएस में वहां की फेडरल रिजर्व ने रेट्स को हाइक कर दिया तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि हमारे देश में भी नहीं तो वहां के जो लोग हैं, वहां की जो कंपनीज हैं, उनको महंगे रेट पर लोन मिलेगा, महंगे रेट पर लोन मिलेगा तो वो प्रोडक्शन क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, और फिर डॉलर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। अब जब डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है तो उनका जो इंपोर्ट है एवरीवन वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जब उनका इंपोर्ट कम हो रहा होगा तो जब हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इससे हमारा जो इंडियन रुपी है वो एप्रिशिएट करने और डेप्रिशिएट करने लगेगा, बोलो यस। मतलब जो डॉलर है वो मजबूत होने लगेगा और इंडियन रुपी और कमजोर। सो साथ में हमने देखो क्या लिखा है, लीडिंग टू एप्रिशिएट द यूएस डॉलर एंड द वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट्स। देखो दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ो। एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर का मतलब है सरल भाषा में $1 पहले 50 रुपए था, अब $1 70 रुपए हो गया, तो हम कहेंगे भारत का रुपए डेप्रिशिएट और यूएस डॉलर एप्रिशिएट। इस पर अभी बात भी करेंगे, थोड़ी सी हिंट हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में करी थी, लेकिन ये भी पढ़ना है पूरा चैप्टर। एंड वाइडनिंग ऑफ सीएडी, तो ये सीएडी क्या है, बस एक लाइन में जो सबको समझ में आ जाए, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब है चालू लेखा घाटा, इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, खत्म बात। इसका मतलब है इंपोर्ट्स आर मोर एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस, तो से हम कहेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट सीएडी का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कम ऑन यस। नाउ in net importing economies, agencies worldwide continue to project India as the fastest growing major economy at 6.5 से 7.0% blah blah blah। चलो दोस्तों, इन्फ्लेशन का हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि एवरेज इन्फ्लेशन अगर हम बात करें तो इंडिया में अप्रैल से दिसंबर तक कितना रहा है औसतन 6.8। लेकिन अच्छी खुशखबरी ये है कि एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर हमने जो टारगेटेड रेंज है वहां पे अचीव कर लिया है हमने। तो इसके बाद की बातें बाद में करेंगे, तो आज को यहीं पर इकोनॉमिक सर्वे को यहीं पर समेटते हैं। तो मेन बातें हो गई, अब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि आज के बजट में ऐसा क्या खास है, मैडम निर्मला सीतारमण क्या पेश करती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास।